हेलो दोस्तों। आज हम भारतीय अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था के भाग 2 को पढ़ेंगे। आशा है कि आप सभी ने भाग 1 में हमने जो भी पढ़ा था उसको घर जाकर दोबारा ज़रूर समझा होगा। हमने उस वीडियो में पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी क्या होती है, उसका मतलब क्या होता है, और हमने औपनिवेशिक शासन मतलब कॉलोनियल रूल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था पर कैसा असर पड़ा इसके बारे में भी जाना था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के कृषि क्षेत्र यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर की कैसी अवस्था थी इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने भारतीय कृषि क्षेत्र को खराब किया। भारत एक कृषि समाज था और देश की करीब 85% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही, जिसके कई कारण हैं जो सभी औपनिवेशिक शासन से जुड़े हैं। आइए इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र की उत्पादकता के निम्न स्तर का पहला कारण है भूव्यवस्था प्रणाली, जिसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के कारण कृषि क्षेत्र की उत्पादकता गतिहीन रही और आगे चल के हालात और भी ज़्यादा खराब होते चले गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भूव्यवस्था प्रणाली होती क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। भूव्यवस्था प्रणाली के अंतर्गत कृषि कार्यों के माध्यम से कमाया गया लाभ किसानों को मिलने के बजाय जमींदारों द्वारा हड़प लिया जाता था। दोस्तों, जमींदार वो लोग होते थे जो अंग्रेज सरकार की ओर से किसानों से लगान वसूला करते थे। लगान की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा करने की तिथियां पूर्व निर्धारित थीं। इसलिए अगर कोई जमींदार समय पर निश्चित राशि नहीं जमा करवा पाता था तो उससे जमींदार होने के सारे अधिकार छीन लिए जाते थे। दोस्तों, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए थे। उन्होंने हमेशा बस किसानों से अधिक लगान संग्रह करने तक अपने हित को सीमित रखा। औपनिवेशिक शासकों ने किसानों को सिंचाई का कोई स्थायी साधन भी नहीं दिया था, जिसकी वजह से किसानों को हमेशा मॉनसून यानी कि बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जिससे उनको काफ़ी कठिनाइयाँ आती थी। जैसे कभी बारिश अच्छी हो जाती थी तो कभी बारिश ना होने के कारण सूखा पड़ जाता था। साथ ही औपनिवेशिक शासकों और जमींदारों ने किसानों को उचित उत्पादन सामग्री भी नहीं उपलब्ध कराई थी। जिस प्रकार की प्रौद्योगिक, जिसे टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है,
किसान इस्तेमाल कर रहे थे वो बहुत पुरानी थी और उससे बहुत अधिक समय भी लगता था। इसी तरह किसानों को सिंचाई का स्थायी साधन भी नहीं मिल रहा था, जिससे उन्हें हमेशा बारिश पर ही निर्भर रहना पड़ता था। किसान उर्वरक का प्रयोग भी बहुत कम करा करते थे, क्योंकि उनको उर्वरक अंग्रेजी सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते थे। सभी कारणों की वजह से किसानों को अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। देश के कुछ क्षेत्रों में अंग्रेज सरकार ने कृषि का व्यवसायीकरण मतलब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करना भी शुरू कर दिया था। इसमें किसान नकदी फसल जैसे गेहूं, गन्ना आदि का उत्पादन करता था और सारी पैदावार औपनिवेशिक शासकों के देश ब्रिटेन भेज दिया जाता था तथा किसान अपने खुद के घर के लिए कुछ नहीं बचा पाता था। इस कृषि के व्यवसायीकरण से भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ने लगा था और जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण भी बढ़ गया था। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब भारत औपनिवेशिक शासन से आजाद हुआ तो उसके दो हिस्से कर दिए गए। जो दूसरा हिस्सा बना वो था पाकिस्तान, जिसमें भारत के कृषि क्षेत्र का सबसे अधिक उत्पादन क्षेत्र चला गया और भारतीय कृषि को और अधिक नुकसान देखना पड़ा था। इस सभी चीजों से अंततः कृषि क्षेत्र और किसानों को ही अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के कृषि क्षेत्र की कैसी अवस्था थी, इसके बारे में जाना कि किस तरह अंग्रेज सरकार ने भू व्यवस्था प्रणाली लाकर किसानों की दुर्दशा कर दी थी और हमने कृषि का व्यवसायीकरण के बारे में भी जाना। अब आप सभी भी अपनी अर्थशास्त्र की NCERT की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास से इस टॉपिक को दोबारा जरूर पढ़ें और समझें भी। अगली वीडियो में हम औपनिवेशिक शासन के दौरान औद्योगिक क्षेत्र मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति के बारे में जानेंगे कि ब्रिटिश सरकार के आने से भारत की औद्योगिक क्षेत्र पर कैसा असर पड़ा। धन्यवाद।